तो आज हम अपना वेबिनार शुरू कर रहे हैं और हम आज फिर से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो आजकल जो ऋतु संधि काल में लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। क्या होता है ना कि जैसे आपको पता ही है विंटर्स अभी गए हैं और अब समर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में कई बार आप देखेंगे एलर्जीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एलर्जीज देखने को मिल रही हैं, लोगों को चकत्ते हो रहे हैं, लोगों को खुजली बहुत ज्यादा आ रही है। इवन मैं जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस ले रही हूँ उसमें भी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो स्किन रिलेटेड आ रही हैं। तो हम लोग स्किन को ही उठाएंगे आज सबसे पहले। तो स्किन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्किन है बेसिकली वो हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और ये इसे आप जान के आपको मतलब अचंभा भी होगा कि इसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं। और त्वचा जो है बेसिकली हमारे शरीर का बाह्य आवरण तो है ही है। इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और ये बेसिकली सीधा वातावरण के संपर्क में आता है। मतलब जो भी क्लाइमेट के अंदर चेंजेस हैं उनसे सीधा जो संपर्क है वो हमारे त्वचा का होता है। इसीलिए त्वचा का जो भी रोगाजन वगैरह के खिलाफ शरीर की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इसके क्या क्या कारण, स्किन क्या करती है आपके लिए? स्किन इंसुलेशन का काम करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है आपके लिए, टच का स्टिमुलस है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी स्किन के थ्रू ही होता है। और स्किन केयर के लिए आयुर्वेदा से अच्छा और कुछ भी नहीं। आयुर्वेदिक औषधियां ना केवल आपके स्किन को हाइड्रेशन देती हैं, आपके स्किन को मॉइस्ट करती हैं, इवन न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा करती हैं। तो स्किन का जो रोल है वो आयुर्वेद के अंदर और आयुर्वेद के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा माना गया। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी स्किन को पहचानना बहुत जरूरी है। तीन कैटेगरीज होती हैं हमारे स्किन की। देखिए हर एक का स्किन डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका स्किन जैसा है दूसरे का स्किन भी ऐसा ही होगा। तो वात कैटेगरी के स्किन है, पित्त कैटेगरी का स्किन है और कफ कैटेगरी का स्किन है। वात कैटेगरी का स्किन बहुत ही ड्राई होता है। वात मतलब वायु। तो स्किन विल बी वेरी ड्राई। पित्त कैटेगरी कॉम्बिनेशन होती है, कहीं पे सूखा होगा कहीं पे दाने होंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन स्किन होती है। कफ स्किन जो होता है वो ऑयली होता है। कफ जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि पानी से युक्त, मतलब ऑयल ज्यादा होना। ठीक है ना। अब वात त्वचा किसी की भी अगर आप देखोगे सूखी त्वचा है, खुरदरी त्वचा है, चमक नहीं है उसमें, नमी की कमी है, ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है, तो वो एक वातज स्किन है। यही अगर पित्तज स्किन है उसमें गंदगी होती है, इतना साफ स्किन नहीं होता, फुंसियां बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, मोल्स होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू द सन। अगर आप सन में बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी लाल हो जाता है, स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। कफज स्किन जो होती है वो बहुत ही ड्राई होती है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ओल्ड स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन भी बोलते हैं इसको। तो स्किन जो है वो बेसिकली हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है। इसीलिए इसका सही ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और स्किन पर बेसिकली जो भी प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, केमिकल्स हैं, इन सब का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कोई भी स्किन एलर्जी है वो कहाँ से शुरू होती है? जब आपके स्किन पे रैशेस हैं, दाने हो रहे हैं, सूजन बन रही है, ये सब चीजें जब देखने को मिलती हैं उसका मतलब है कि स्किन आपकी एलर्जी प्रोन हो रही है। अब स्किन एलर्जी के क्या प्रकार हैं उसमें जाते हैं। तो स्किन एलर्जी के जो प्रकार हैं वो, उसको देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि आपको बार बार स्किन एलर्जी क्यों हो जाती है। क्या ये एक्जिमा है या आपको कुछ सोरियासिस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है? स्किन एलर्जी कोई भी है ये आपके पित्त दोष से रिलेटेड है। मतलब आपके स्किन में आपके लिवर रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो एक्जिमा, फर्स्ट इज एक्जिमा। इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह का एक पैटर्न आपको पेशेंट के हाथों पे, पैरों पे, कहीं ना कहीं बॉडी पे मिलेगा। एक्जिमा एक सामान्य शब्द है जो कई बार अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है। कई बार त्वचा पे बहुत स्वेलिंग है, रेड हो रही है, लाल हो रही है, त्वचा पे पपड़ी बन रही है,
फिर त्वचा में बहुत खुजली हो रही है। तो अच्छा, ये ना इन्फेक्शियस, ये संक्रामक नहीं होता। ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाए। इस तरह का एक्जिमा इज नॉन इन्फेक्शियस, पर ये एक कॉमन एलर्जी है जो देखने में आता है, और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये देखी जाती है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट टाइप है जो कॉमन स्किन एलर्जी आपको देखने को मिलेगी। फिर सेकंड जो है वो इस तरह से गुलाई में आपको क्रॉनिक स्किन एलर्जी मिलेगी देखने को। इसमें लाल रंग के चकत्ते मिलते हैं, गोलाकार दाने हो जाते हैं। अच्छा, हाथों पैरों में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें खुजली होनी शुरू हो जाती है। और इसका कारण अननोन है, ऐसा कुछ कारण नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से फिर ये पित्तज दोषज में ही इसको माना जाता है। अच्छा, ये भी बच्चों में, यंग अडल्ट्स में इसको देखा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड है वो है लाइकन प्लेनस। लाइकन जो है ये भी 30 साल से 70 साल तक सामान्य एक एलर्जी है। और इसमें त्वचा में क्या होता है, चमकदार, आप देखते हैं ना दानों में हल्की सी चमक है, तो चमकदार धब्बे उभर के आते हैं। और ये जो एलर्जी है ये स्किन में कहीं भी पाई जा सकती है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे या तो मतलब जहां पे फोल्ड्स ऑफ द स्किन है, वहां पे जैसे कलाई मुड़ रही है, एल्बो मुड़ रही है आपकी, उन एरियाज में, या फिर पैरों के निचले भाग में, पीठ में, गर्दन में, ये इस तरह की एलर्जी देखने को मिलती है। ये जेनेटिक भी होती है और ये ऑटो इम्यून भी है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति ही हमारे पे अटैक करती है। पर इसका जो मुख्य लक्षण है जिससे आप लाइकन को पहचान सकते हैं वो ये है कि इसके दाने ना चमकदार होते हैं, बाकी किसी में आपको चमकदार दाना नहीं मिलेगा। फिर जो फोर्थ है वो है हाइव्स, पित्ती। ये भी बहुत कॉमन है, आजकल ये बहुत ही कॉमन मिल रहा है। किसमें, स्किन पे लाल लाल दाने हो रहे हैं, तेज खुजली है साथ में, और धीरे धीरे सूजन भी आ जाती है, जिसका असर इवन त्वचा के अंदर तक चला जाता है। आमतौर पर बेसिकली खुजली नहीं होती है, लेकिन चेहरा, पलके हो गई, होठ हो गया, हाथ पैर, इसमें सूजन आनी शुरू होती है। तो कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि मतलब उसके होंठ पे सूजन आ रही है, फिर धीरे 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 ये सारे बॉडी पे फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, इसके रीजन में खान पान में गड़बड़ी, बहुत ही ज्यादा गर्मी के संपर्क में आना, आप सन के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आ रहे हो, आप गर्म चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हो, उस केसेस के अंदर ये देखा जा रहा है। इसको कॉमनली हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं कई बार, तो हाइव्स बोलते हैं कुछ लोग, ऐसे डिफरेंट तरह के इसका नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, लक्षण देखिए सब सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इस तरह का आपको लगेगा कि आमतौर पर स्किन एलर्जी का जो भी लक्षण है वो हल्के फुल्के से शुरू होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हो जाता है और गंभीर रूप ले लेता है। ठीक है, फिर बेसिकली अगेन आपको जो देखना है कि त्वचा पे लक्षण हो क्या रहे हैं। बेसिकली अगर शुरुआत होगी तो खुजली वाले लाल धब्बे होंगे, त्वचा के अंदर रैशेज हो जाएंगे, रेड रैशेज हो जाएंगे, त्वचा लाल रंग की हो जाएगी, त्वचा की खाल निकलनी शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे उसका स्किन निकल रहा है। फिर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, त्वचा उभरना, गांठे उभरना, गांठे बनना ऐसे शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कारण इसका बहुत ही कॉमन है। बेसिकली कई लोगों को ज्वेलरी से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, कि वो लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं, ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार हम लोग कारण किसी और चीज में ढूंढते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी मोटी किसी ना चीज से ये प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। तो निकल एंड गोल्ड ज्वेलरी जो लोग पहनते हैं उनको कई बार एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, गर्मियों में बहुत पसीना आने पे। ठीक है ना, तो वो जो ज्वेलरी का जो एक कंटैक्ट है, जो लोग आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा पहनते हैं, उसके कंटैक्ट में आके एलर्जीज हो जाती हैं। परफ्यूम्स कई लोग बहुत यूज करते हैं, स्किन लोशंस में बहुत केमिकल यूजेज है, लाइफस्टाइल इस तरह का है, खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उन चीजों से जो एलर्जेंस होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो कारण है वो क्या है। कारण बहुत ही विशेष है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्किन एलर्जी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे बहुत ही कॉमनली सोरियासिस बोला जाता है, क्योंकि एक्जिमा और सोरियासिस बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं इंडिया के अंदर।
और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इससे, क्योंकि इवन एलोपैथिक मेडिसिन में भी इन चीजों का बहुत अच्छा इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद इसे जड़ से मिटाने में काफी हेल्प करता है। नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन आप एक बार रूट कॉज पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा होगा। और सोरियासिस जो है वो त्वचा से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है बेसिकली। और हमें बताइए, त्वचा जो है शरीर का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है, परंतु क्या होता है जब भी कोई त्वचा का रोग होता है तो उस पेशेंट की रंगत ही खराब हो जाती है। इसीलिए मुहासे हो गए या कुछ भी होता है, इससे सोरियासिस की शुरुआत हो जाती है। त्वचा खराब तो करता ही करता है, ये त्वचा पे जलन भी करता है, फिर पपड़ी की तरह निकलना शुरू हो जाता है। और सोरियासिस जो है ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑटो इम्यून का मतलब है हम जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में है, जिससे हमें रोगों से बचाव होता है, वही हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो हमारे ऊपर अटैक करती है। सो दिस इज व्हाट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अडल्ट्स में ये ज्यादा पाया जाता है, ये आपको बच्चों में इतना देखने में नहीं मिलेगा। और अडल्ट्स में भी कैसे, अडल्ट्स में जिनमें ज्यादातर डायबिटिक हैं, हार्ट डिजीज है, स्ट्रेस रिलेटेड है, उन लोगों में ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा देखने में मिलती है। और आयुर्वेद में इसका सबसे मुख्य कारण इम्यून सिस्टम के जो भी चेंजेस हैं उनकी वजह से होता है। शरीर में जब भी हमारा जो सिस्टम है वो वीक होना शुरू होता है तो ये अटैक्स बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आप खाना पीना कैसा खा रहे हैं, आपके खाद्य पदार्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बैक्टीरियाज का जो पहला हमला है वो बेसिकली हमारे शरीर की त्वचा पर ही होता है। लक्षण सिंपल हैं, त्वचा पे रेड रैशेस होने शुरू हो जाएंगे, फिर त्वचा के ऊपर मोटी परत बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, खुजली होती है उसके ऊपर, व्हाइट कलर की मोटी परत जमनी शुरू हो जाती है, लाल रंग के चकत्ते घुटने कोहनी इन सब एरियाज में पाए जाते हैं। और सोरियासिस जहां कहीं भी होता है वहां पर खुजली तो होती है पेशेंट को, साथ साथ पेशेंट को दर्द भी होना शुरू हो जाता है, पेनफुल होता है ये पेशेंट के लिए। और अच्छा, नाखूनों को भी कई बार अपना ये अफेक्ट करता है, तो आपको इवन नाखूनों से भी पता चल जाता है कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। त्वचा में बहुत ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा में भी आप देखेंगे दरारें पड़नी शुरू हो जाती है, त्वचा में पीलिंग होना शुरू हो जाता है, और त्वचा की चमड़ी भी अलग होनी शुरू हो जाती है। और संक्रामक बीमारी नहीं है ये, अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें कोई भी संक्रमण नहीं है, पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये नहीं फैलता। तो इस चीज को बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज पता हो। अच्छा, एक और चीज है कि बहुत छोटे छोटे ये मुहासों के रूप में शुरू होती है, और उसमें क्या है कि आपका जो स्किन के जो रोमकूप होते हैं उसमें जो मृत त्वचा कोशिकाएं होती हैं, सीबम होता है, वो तेल से भरा होता है बेसिकली, और किशोर अवस्था में ज्यादा देखा जाता है ये। तो सामान्यतः जब भी स्किन से निकलने वाले ऑयल का उत्पादन बहुत ही बढ़ जाता है, मतलब जो ऑयल सिक्रीट करने वाले जो हमारे सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो स्किन सेल्स जो है हमारे उनके फैलाव में कमी आ जाती है। तो उससे क्या होता है, स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो उससे क्या होता है, ऑयल ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक होने से वहीं पर ही वो रुक जाता है बेसिकली। रुकने से, ब्लॉकेज से क्या होता है, रुकने से वहां पे मुहासा बनना शुरू हो जाता है। तो ये ऑयली जो स्किन है, ये बेसिकली जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको ये त्वचा ज्यादा परेशान करती है। और ये जो मुहासे हैं ये बेसिकली आपके स्किन के ऊपर मवाद बन जाता है, इसके अंदर पस बननी शुरू हो जाती है, फिर मवाद के भी छोटे बड़े आकार के ना छोटे छोटे थक्कों के रूप में दिखाई देता है। और ये जो थक्के हैं ये अपना आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर ये बाद में स्कार्स छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा चेहरों पे होते हैं। जहां पे भी आपका ऑयल ग्लैंड ज्यादा सक्रिय है, जहां पे भी ऑयल ज्यादा है आपके बॉडी के अंदर, वहां पे जहां पे भी मतलब तेल ग्रंथि ज्यादा है, वहां पे जैसे चेहरा हो गया, गर्दन हो गया, कंधे और छाती हो गई, पीठ का ऊपर का हिस्सा हो गया, मतलब जहां पे भी आपका ऑयल ग्लैंड ज्यादा है वहां पे इसका जो फैलाव है वो ज्यादा रहता है।
और इसमें क्या है, एक और चीज है, इसमें हार्मोन लेवल्स भी देखने पड़ते हैं। आमतौर पर एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसके वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी इस तरह का प्रॉब्लम देखा जाता है। उससे भी तेल का उत्पादन बढ़ने से, मतलब आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनका ज्यादा सिक्रीट करने से, ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल ज्यादा सिक्रीट जब होता है तब हमारे स्किन पर जो ये पूरा का पूरा शोषण देखने को मिलता है और इरिटेशन बढ़ जाती है इसके अंदर, स्किन इज इरिटेटेड, हमारे छेद अवरुद्ध हो जाते हैं और ये पूरा मुहासे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसके पीछे कितना साइंस है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि शुरुआत कैसे हो रही है ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। और इसके प्रकार भी हैं, जैसे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, छोटे दानों के रूप में शुरू होता है, फिर कई बार ये अल्सरेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर ब्लैक हेड क्या होता है, बेसिकली उसमें आपके स्किन पर जो भी मौजूद ब्लैक हेड्स है वो ब्लैक कलर के दाग की तरह आपको नजर आएगा। जो भी डेड स्किन सेल है वो एक्स्ट्रा ऑयल के कारण, आपका जो भी स्किन सेल और एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनके खुल जाने पर होते हैं। और ये जो पोर्स है उसके अंदर जो ऑयल होता है वो हवा के संपर्क में आने से काला हो जाता है। तो जो ब्लैक हेड है वो देखने को मिलता है। फिर व्हाइट हेड्स भी होते हैं। व्हाइट हेड्स भी तब होते हैं जब आपका जो डेड स्किन सेल है और ऑयल है उससे आपका जो पोर है वो बंद हो जाता है, तो व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर छोटे छोटे थक्के होते हैं, देयर आर पैप्यूल्स, छोटे छोटे। इसमें जो पैप्यूल्स हैं वो इस तरह होते हैं कि जब आप अपने चेहरे को ज्यादा छूते हो, आप बार बार टच कर रहे हो, पेनफुल होता है बहुत, तो पता चलता है कि ये पैप्यूल्स हो गए। फिर सिंपल पिंपल्स हैं। सिंपल पिंपल्स छोटे छोटे लाल रंग के निशान होते हैं आपकी स्किन के ऊपर जो कॉमनली देखने को मिलते हैं बहुत, इस तरह का कॉमनली पिंपल्स आ रहे हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही कॉमन है और किशोरावस्था में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो जितने पिंपल्स होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर टिप के ऊपर होते हैं ये। फिर अच्छा, कई बार ये जो पिंपल्स हैं इनमें गांठें भी बन जाती हैं, नोड्यूलर हो जाते हैं ये। आप उसको टच करोगे तो ऐसे लगेगा इसके नीचे गांठ है, होता है ना। तो ये स्किन की गहराई में चले जाते हैं और फिर थोड़ा ठोस हो जाता है ये। अच्छा, कई बार सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि गांठ हो गई है, कभी कभी उस गांठ के अंदर सिस्ट भी बन जाते हैं। आप उसको ऐसे ऐसे टच करोगे थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो ये मवाद से भरी हुई गांठ बन जाती है फिर। और लेकिन जब भी आप उसको सिस्ट में से पानी निकालोगे वो स्कार छोड़ जाएगा, वो निशान निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसका ध्यान रखिए। ये देखिए, ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है इसको ठीक करने के लिए। दिन में कम से कम आप पेशेंट को बोलिए 2 बार तो चेहरा जरूर धोए, कम से कम, स्पेशली जब पसीना आ रहा है बहुत, पसीना आने के वक्त अपने चेहरे को जरूर धोए। त्वचा को स्क्रब नहीं करे, उसको किसी भी स्क्रब से बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो कोई भी पिंपल वाली जो भी स्किन है या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें कभी भी आपको पिंपल्स से अवॉइड करना चाहिए कि स्क्रब नहीं करिए। ठीक है, देन त्वचा धोने के लिए आप गुनगुने पानी का उपयोग करिए, उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। और खुजली भी एक प्रकार का चर्म रोग है। अब क्या होता है कि कई बार कोई दाना नहीं है, सिर्फ एक रेडनेस है और इचिंग है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, पेशेंट को सिर्फ खुजली का प्रॉब्लम है, तो ये भी एक चर्म रोग है। और ये इस तरह की खुजली किसी भी हिस्से में, पूरे शरीर में, शरीर के अलग अलग हिस्से में ये हो सकती है। और आमतौर पर खुजली का क्या होता है कि समस्या क्या रहती है कि ये त्वचा में बहुत अधिक देखी जाती है। ड्राई स्किन आपको प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलेगी, लिवर डिजीज में भी देखने को मिलेगी। और खुजली बहुत आम है, किसी भी उम्र में भी हो सकती है। और स्किन स्वाभाविक रूप से खुजली के कारण ड्राई होनी शुरू हो जाती है, या फिर आप देखेंगे रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी। पेशेंट खुजली करेगा या तो बहुत ड्राई हो जाएगी स्किन, या फिर स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाएगी। और खुजली से क्या है, खोपड़ी, हाथ पैर, छोटे क्षेत्र, पूरी शरीर को प्रभावित कर सकती है। तो जो खुजली का जो एक सरफेस एरिया है वो एक अनगिनत सरफेस एरिया है। और साथ में इसके रेडनेस हो सकती है, खरोंच के निशान, आप बहुत ज्यादा इसको अगर खुरच देंगे तो पेशेंट को निशान आ सकते हैं उसके ऊपर। और सूखी कटी त्वचा हो सकती है, वो ज्यादा संक्रमण के लिए वल्नरेबल हो जाती है।
तो इसका आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो स्किन को इस तरह से बहुत ध्यान रखने का जरूरत है। अगर कोई भी स्किन पे, त्वचा पे चकत्ते आ रहे हैं, खरोंच आ रही है, जलन आ रही है या फफोले आ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इसके अंदर। ठीक है ना। तो वाइटियम आपको क्या ऑफर करता है इसके अंदर? वाइटियम ऑफर करता है डर्मी टैबलेट। डर्मी में क्या है? डर्मी का जो कॉम्बिनेशन है बाकुची के साथ, मंजिष्ठा के साथ, खदीर के साथ, गंधक रसायन, अनंत मूल गिलोय, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली ब्लड का प्यूरिफाइंग का कॉम्बिनेशन है। और वाइटियम का एक और नया प्रोडक्ट आया रिसेंटली जो रक्त शोधक सिरप है, वो आप पेशेंट को दीजिए। वो क्या है? ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम आप दीजिए, डर्मी के साथ दीजिए, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। So any kind of pimples on the skin, heat है, rashes है, nose bleeding है, उसमें आप ये दे सकते हैं। तो दिन में 3 बार 2 सप्ताह के लिए डर्मी की टैबलेट देके फिर उसके बाद आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक और चीज है कि सिर्फ डर्मी टैबलेट देने से नहीं बनेगा, आपको कुछ ना कुछ ये देखना पड़ेगा कि अगर पेशेंट का कुछ ना कुछ हीट आ रहा है बॉडी में से, तो थोड़ा सा आपको उसको इम्यूनिटी प्लस दीजिए साथ में, या लिवसिड दीजिए साथ में, डिपेंडिंग अपॉन उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करते तब तक हमें कोई भी किसी भी तरह का हमें फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि फीमेल्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे हमने अभी बात की थी कि फीमेल में एंड्रोजन हॉर्मोन्स का जो अधिकता हो जाती है उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि जैसे फीमेल्स हैं तो आप उनको लेडी फिट दे सकते हैं, साथ में ल्यूको लगा सकते हैं, इम्यूनिटी प्लस और रक्त शोधक सिरप के साथ आप डर्मी टैबलेट दीजिए तो जरूर फायदा होगा। ठीक है ना। अब इवन अच्छा सोरियासिस है, सोरियासिस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम इम्यूनिटी को स्टेबलाइज रखें। ठीक है, तो अगेन इम्यूनिटी प्लस के कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम डर्मी और रक्त शोधक देंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। फिर कई बार जैसे मेरे पास अभी पीछे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे वो यही है कि आप जैसे आपने कोई पेशेंट है या कोई फीमेल्स हैं जिनके स्किन के ऊपर बहुत रैशेस हैं, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप पहले रैश को ठीक करो। आप लोग ना जल्दबाजी नहीं करो कि पेशेंट को अभी 15 दिन में ठीक कर देना है। उससे क्या होगा कि चीजें और खराब हो जाएंगी। पहले आप पेशेंट का जो स्किन का लेवल है उसको नॉर्मल कीजिए। आप पेशेंट का स्किन भी साफ कर देना चाहते हैं, वो सोचे 15 दिन के अंदर ही वो पूरा फेयर एंड लवली बन के निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसको टाइम लगेगा। तो थोड़ा उसके जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ा 3-4 महीने उसको आपको दवा लंबा देना पड़ेगा, फिर हम उसके स्किन को ग्लो के लिए और बाकी चीजों के लिए बेटर कर सकते हैं। जैसे अभी कल परसों ही मेरे को किसी पेशेंट ने बोला कि उन्होंने एक मुहासे वाला पेशेंट था और उसको एलिक्सर लगाने को दे दिया तो उसके स्किन के ऊपर रैश बढ़ गया। तो ऐसा काम नहीं करिए, उसको थोड़ा सा पहले रक्त शोधक दीजिए, इम्यूनिटी प्लस दीजिए, डर्मी दीजिए, जिससे उसका जो स्किन का हीट है वो थोड़ा सबसाइड हो जाए। जो खुला पोर है उसमें आप कुछ भी लगाओगे तो वो इरिटेट करेगा, तो ऐसा गलती नहीं करना है। थोड़ा सा उसको हील होने का टाइम दीजिए, फिर हम उसके बाद ग्लो पे काम कर सकते। ठीक है ना। फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बहुत ज्यादा बार बार हाइज होते हैं तो उनको जरूर लिवर टॉनिक दीजिए सर। आप लिवसिड दे सकते हैं, आप एम्ब्रोलिव दे सकते हैं, इसमें से कुछ भी जो लिवर टॉनिक के साथ में जब आप डर्मी और साथ में आप रक्त शोधक देंगे तो डेफिनेटली फायदा आएगा ही आएगा। स्किन का मैं पूरा ये आपका लूंगी, अगले अगले हफ्ते हम फिर स्किन उठाएंगे ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी आए। स्किन के सीरीज जो है उसमें सेकंड सीरीज वी विल टेक अप नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। कमल नारायण जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी।